Good morning, students. Today we start with chapter 4 of your civics syllabus, that is Understanding Laws. First of all, let us know what are laws. अगर हम आसान शब्दों में कहें तो लॉज आर अ सेट ऑफ रूल्स, यानी कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कानून जिसको फॉलो करना देश के हर सिटीजन के लिए ज़रूरी होता है. एन एनार्किक स्टेट मीन्स अ स्टेट विदाउट एनी रूल्स इज ऑलमोस्ट लाइक अ जंगल, जहाँ जो पावरफुल होता है वही सरवाइव कर सकता है और जो वीक है उसे पावरफुल लोगों की दया पर जीना पड़ता है. This has to be the condition of a place where there are no rules which has to be followed. तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और जो पावरफुल लोग हैं उनके पावर्स को कंट्रोल करने के लिए जो फोर साइटेड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के जो अनुभवी लोग थे, उन लोगों ने कुछ सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, विच इज टर्म्ड एज लॉ ऑफ द लैंड in context of a country. Thus, law is critical to regulate our lives as well as to guarantee liberty to all. So, law होता है तब कोई लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता, लाइफ रेगुलेट होती है, सभी को इक्वल राइट्स मिलते हैं और सबको फ्रीडम मिलती है अपनी तरह से वर्क करने की. लॉ इन सिंपल वर्ड्स मीन्स अ सिस्टम ऑफ रूल्स विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर गवर्निंग अ सिविलाइज्ड सोसाइटी और अ कंट्री. इट इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटिंग न्यू सेट ऑफ लॉज और रीफ्रेमिंग द ओल्ड वन. जो ओल्ड लॉज है उसमें चेंजेस करना या तो फिर नए लॉज बनाना, which is in the interest of the people in the country, and this makes the democracy of a country successful. तो आगे बढ़ते हुए हम अब ये देखेंगे और जानेंगे कि क्या लॉज हर इंडियन सिटीजन्स पर इक्वली अप्लाई होते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने पहले भी पढ़ा था कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, यानी कि बन रहा था, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने ये डिसाइड किया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब कि ब्रिटिश रूल से फ्रीडम के बाद किसी भी इंडिविजुअल के पास कोई आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं होंगे. मतलब कोई भी अपने हिसाब से एक्शंस नहीं ले सकता जिससे दूसरों पर गलत या तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे प्रोविजंस इंक्लूड किए जिससे रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो सके. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि फ्री इंडिया में लॉ यानी कानून के आगे सभी बराबर है. एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, और लॉ किसी के भी साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट या तो फिर जेंडर के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकता. दैट वाज मेंशन्ड अंडर रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ, ये इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए लॉज हैं वो सारे सिटीजन्स पर इक्वली अप्लाई होते हैं. मतलब कि लॉज सारे सिटीजन्स के लिए इक्वल है और कोई भी सिटीजन लॉ से बढ़कर नहीं है, चाहे वो कोई वर्कर हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, मिनिस्टर हो, कोई रिच पर्सन हो या
कोई भी हो, कानून के लिए सब बराबर है और सबके लिए लॉस भी बराबर रखे गए थे। और क्रिमिनल्स को दी जाने वाली पनिशमेंट के बारे में देखें तो ऐसा नहीं था कि सेम क्राइम के लिए यानी कि गुनाह करने के लिए वर्कर्स को ज़्यादा और ऑफिशियल्स को कम पनिशमेंट मिलेगी। हर क्राइम के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक पनिशमेंट दी गई है और यह भी बताया गया है कि किस प्रोसेस के थ्रू क्रिमिनल को पनिशमेंट दी जाएगी और ये पनिशमेंट और प्रोसेस हर एक गिल्टी यानी कि हर एक गुनाह करने वाले को, हर एक क्राइम करने वाले को उसके ऊपर इक्वली अप्लाई होती है। सो दिस इज अ स्पेसिफिक मेंशन इन द रूल ऑफ लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये रूल ऑफ लॉ के बारे में जानने के बाद हम जानेंगे कि लीगल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया के बारे में। एंशिएंट इंडिया मतलब कि सालों पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना भी नहीं था तब हमारे कंट्री में बहुत सारे लोकल ओवरलैपिंग लॉज थे। ओवरलैपिंग लोकल लॉज का मतलब है कि हर कम्युनिटी या प्लेस का अलग अलग लॉ था और ऐसा हो सकता है कि जो लॉ एक जगह माना जाता था वो दूसरी प्लेस पर ना माना जाए। हर कम्युनिटीज़ की लॉज को लेकर अपनी ऑटोनॉमी थी, मतलब कि हर कम्युनिटी अपने हिसाब से ही लॉज बनाती थी और उन्हें अप्लाई करती थी। कुछ केसेस में देखा जाता था कि सेम क्राइम के लिए दो लोगों को अलग अलग पनिशमेंट्स दी जाती थी क्योंकि वो अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते थे और ऐसे केसेस में ज़्यादातर लोअर कास्ट पीपल को अपर क्लास पीपल की कंपैरिजन में ज़्यादा हार्श पनिशमेंट्स मिलती थी। सो हियर कास्ट discrimination was seen in ancient India when our constitution was not framed. तो अब हम देखेंगे कि फ्रीडम मिलने के बाद लॉज में क्या चेंजेस पाए गए। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब कि इंडियन लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर बहुत सारे लॉज बनाने शुरू किए। हर साल नए लॉज बनाए जाते थे और पुराने लॉज को अमेंड किए जाते थे, यानी उसमें परिस्थिति के हिसाब से चेंजेस लाए जाते थे। जैसे कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005, इसके अकॉर्डिंग अब सन्स, डॉटर्स और उनकी मदर्स भी फैमिली प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर पा सकती है। Similarly, many new laws related to controlling pollution, assuring employment opportunity to all, protecting consumer rights, right to information, etc. have been enacted from time to time after independence. After knowing about the changes in laws after independence, we will study about the making ऑफ न्यू लॉज। कोई भी नया लॉ बनाने के लिए या तो उसे अमेंड करने के लिए एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस में कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। लॉज बनाना और उसमें अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस करने के सबसे इम्पोर्टेंट रोल पार्लियामेंट प्ले करती है। कोई भी लॉ बनाने में कई सारे तरीके होते हैं। Most new laws are made when different sections of the society raise demand for a particular law. जब
भी कंट्री में कोई नया लॉ बनाना होता है तो सबसे पहले पार्लियामेंट के एक बिल सबमिट किया जाता है. अ बिल इज अ प्रपोजल फॉर अ न्यू लॉ. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल्स. एक है ऑर्डिनरी बिल, जो एक ऑर्डिनरी लॉ बनाने के लिए प्रपोजल के फॉर्म में होता है. इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा. जो दूसरे टाइप का बिल है वो है मनी बिल. इट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू टैक्स, रेगुलेशन, borrowing of money by government, budget, etc. and can only be introduced in Lok Sabha. The Rajya Sabha can sit over a money bill only for 14 days. After the expiry of the given time period, the bill is assumed to be passed by the Rajya Sabha.